जय जनिंदर दोस्तों आज इस वीडियो में एक लाइव एग्जाम्पल चार्ट के माध्यम से मैं आपको ज्योतिष के कुछ बातें, कुछ केंद्र बिंदु बताना चाहता हूं, ताकि जो लोग एस्ट्रोलॉजी को सीख रहे हैं वो इन चीज़ों को भी दिमाग में रखें और ताकि फलादेश में आसानी हो सके। तो ये जो कुंडली है एक महिला जातक की है, एक फीमेल लेडी की है, जिसकी 3 बार शादियाँ हुई और तीनों बार उसका तलाक हुआ। तो ये 3 बार शादी होकर 3 बार ही तलाक होना कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है। तो हम देखते हैं इस कुंडली में ऐसे कौन से खतरनाक योग बन रहे हैं जो ऐसा बार बार घटित हुआ और वैवाहिक सुख नहीं मिला। तो दोस्तों सबसे पहले मिथुन लगन की कुंडली है, और मिथुन लगन की खासियत भी यही होती है कि ऐसे लोग बोलने में बहुत माहिर होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है, यानी ऐसे लोग चुगली करने में भी विशेष रूप से आगे रहते हैं क्योंकि बातों के धनी होते हैं। और यहाँ पर इनका जो लग्नेश है वो बुध उच्च राशि में बैठा हुआ है, सूर्य और शनि के साथ बैठा हुआ है। इस कुंडली की सबसे पहले खासियत है कि इसका लगन है 1 डिग्री पर है, और इस कुंडली में जो सूर्य है वो भी 1 डिग्री पर है, यानी पूरी कुंडली में जो डोमिनेटिंग प्लैनेट है वो सूर्य रहेगा। जो ग्रह लगन की डिग्री के करीब होता है उस ग्रह की ज़्यादा चलती है। तो यानी इसकी जो पर्सनैलिटी होगी सूर्य जैसी होगी, डोमिनेटिंग नेचर की होगी, थोड़ी एग्रेसिव होगी, तो जल्दी झुकने वाली नहीं होगी। और बुध के कारण, उच्च के बुध के कारण, तो यानी कम्युनिकेशन ज़्यादा तेज़ होगी, बोल चाल में थोड़ी सी ज़्यादा बोलने वाली होगी, जिस कारण ऐसे लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करके हैं, कॉम्प्रोमाइज़ होते हुए लाइफ को नहीं चला पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है जो वो बोल रहे हैं वो सही हैं, जो वो कर रहे हैं, जो वो एक्शन ले रहे हैं वो सब सही है। लेकिन साथ में शनि भी बैठा है, कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि बुध पर शनि का प्रभाव होने के कारण बार बार झूठी आरोप या झूठी बातें करने में भी ऐसे लोग माहिर होते हैं। तो पहला हमें इनके नेचर के बारे में पकड़ना है। वैवाहिक जीवन का आंकलन तो हम बाद में करेंगे कि ऐसे लोगों का नेचर भी कुछ ऐसा ही अजीब सा होता है जिस कारण घर का वातावरण भी ख़राब रहता है, क्योंकि ये सारी जुती चौथे घर में बन रही है, घर के इन्वायरमेंट में बन रही है। यानी यहाँ पर जो इसका घर का पूरा वातावरण है वो लग्नेश के चौथे घर में जाने के कारण ख़राब है, यानी इसके स्वयं के कारण इसका परिवार दुखी रहता होगा। यानी इसमें ये भी एक योग बनता है, लेकिन किसी भी जातिका के बारे में ऐसा स्पष्ट रूप से नहीं बोलना चाहिए जब तक अन्य पहलू हम कंसीडर ना कर लें। इस पर त्रिकोण से केतु की भी दृष्टि आ रही है, यानी 8वें घर में बैठा हुआ केतु भी चौथे घर को दिख रहा है। यानी छोटी छोटी बात इसकी कही हुई लोगों को चुभ जाती है, क्योंकि जो केतु है उसका काम है चुभना, तो केतु पिंच मारता है, चुभता भी है, तो ये भी कारण है। अब एक और तथ्य पर चलते हैं कि इसका जो 7th हाउस का स्वामी बृहस्पति है वो तीसरे घर में अपने ही घर को दृष्टि दे रहा है, फिर भी शादी नहीं बचा पाया। यहाँ पर गुरु जो है वो आत्मा कारक भी है, क्योंकि गुरु की डिग्री सभी ग्रहों से सबसे ज़्यादा है, और आत्मा कारक ग्रह को बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसे लोग बहुत ज्ञानवान होते हैं, वो होते हैं। लेकिन यहाँ पर बृहस्पति आत्मा कारक होते हुए भी इंसान अपनी शादी नहीं बचा पा रहा, वरना जो बृहस्पति के पूर्ण गुण लिए होते हैं वो अपने संस्कारों से, अपने बिहेवियर से, अपने धर्म आचरण से अपने रिश्तों को टूटने नहीं देते। बृहस्पति आत्मा कारक जिसका बहुत शुभ होता है वो कभी अपने रिश्तों को टूटने नहीं देते, चाहे प्राण चले जाएं लेकिन रिश्ते नहीं तोड़ पाते। लेकिन यहाँ पर 3 बार हो गया है, तो वो यहाँ पर सिर्फ बृहस्पति अस्त होने से ये कंडीशन नहीं आई है, यहाँ पर बृहस्पति अन्य ग्रहों के माध्यम से खराब हो रहा है। अकेला हम यहाँ पर देखेंगे कि इस जातिका में सूर्य की क्वालिटी ज़्यादा है, क्योंकि बृहस्पति भी सूर्य की राशि में बैठा है और सूर्य लगन की डिग्री के बराबर बैठा है। तो सूर्य की क्वालिटी ज़्यादा होने के कारण बृहस्पति यानी ज्ञान का अहंकार चरम पर हो जाता है। जिसका बृहस्पति आत्मा कारक होगा उसका ज्ञान उसका ही दुश्मन बन जाएगा, यानी वो उसके अंदर दुनिया का सबसे ज़्यादा खतरनाक जो अहंकार होता है वो ज्ञान होता है, यानी अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञानी मानना, दूसरे लोगों से ज़्यादा अपने आप को ज्ञानवान मानना। यही अहंकार बृहस्पति का इंसान को खराब कर देता है। जब बृहस्पति खराब होता है तो केतु भी खराब होता है, क्योंकि 8वें घर का बैठा हुआ केतु वैसे भी खराब माना जाता है। यानी इंसान के अंदर अकड़ बहुत ज़्यादा होती है, अगर केतु खराब हो जाए तो फिर इंसान झुक नहीं पाता, तो फिर रिश्तों से वो कंपैरिजन नहीं कर पाता, रिश्तों से वो अपने पूरे रिजल्ट नहीं ले पाता। और इसी केतु पर मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है, तो मंगल की दृष्टि जब भी केतु पर पड़ेगी तो केतु मोस्टली ख़राब रिजल्ट ही देता है।
ये भी एक सूत्र आप नोट कर सकते हैं। मंगल के साथ केतु का संबंध बने, मंगल की दृष्टि केतु पर पड़े तो केतु बहुत ज़्यादा खराबी की अवस्था में चला जाता है। और इस कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है शुक्र और राहु की युति परिवार के घर में होना, यानी सेकंड हाउस जो कुटुंब का घर माना जाता है। शुक्र और राहु की युति होने से, वो भी चंद्रमा के घर में, चंद्रमा के घर में जब भी शुक्र राहु बनेंगे तो शुक्र का स्त्री ऋण लगता है। यानी ऐसे में पूर्व जन्म के पाप के कारण इंसान के वैवाहिक जीवन सुखद नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पर जो शुक्र है वो पांचवें घर का स्वामी भी है। पांचवें घर का स्वामी परिवार भाव में चंद्रमा की राशि में राहु के साथ होने से तो इसके पूर्व जन्म का एक बहुत बड़ा ऋण यहाँ पर लगा हुआ है, जिस कारण इसका वैवाहिक जीवन टिकता नहीं है शुक्र राहु के ऋण के कारण। क्योंकि प्रारब्ध में कुछ ऐसे पाप कर्म हैं, कुछ ऐसे अनसुलझे रिश्ते हैं जिसको वो निभा नहीं पाई, उसी का ऋण इस जन्म में इसके रिश्तों को बनाने नहीं दे रहा। तो इस कारण से इसका वैवाहिक जीवन नहीं चल पा रहा। तो ये सब कारण है। सप्तम में बैठा हुआ चंद्रमा, जिसकी महादशा भी चल रही थी, इसी महादशा में सब खराब हो गया, क्योंकि 7th हाउस में ड्यूल राशि है, चंद्रमा भी ड्यूल राशि में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर जो है 7th हाउस एक तरह से रोटेशन वर्ग में चला जाता है, तो 2 से ज़्यादा शादियाँ होने का योग बनता है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र जो है वो चंद्रमा की राशि में है। तो चंद्रमा शुक्र और राहु का प्रभाव भी ले रहा है, क्योंकि जो ग्रह जिसकी राशि में बैठता है चंद्रमा उसके गुण भी ले लेता है। तो चंद्रमा के अंदर शुक्र और राहु के गुण भी हैं, जिस कारण से 7th हाउस में वो प्रभाव जाने के कारण 1 से ज़्यादा शादियाँ होने का योग बनता है। तो इस कारण से इसका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहा। 3 तलाक और बृहस्पति आत्मा कारक होने के बाद भी ये सब शादियाँ नहीं चल पा रही और 3 बार तलाक की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हुई है। तो सबसे पहले जब भी जन्म कुंडली देखें, पहले इंसान का बिहेवियर देखें, नेचर देखें। 7th हाउस की प्रेडिक्शन बाद में निकलेगी। अगर इंसान का बिहेवियर और नेचर अच्छा नहीं है, या बिहेवियर नेचर के कारण उसके जीवन में बाधा है, तो उसके वैवाहिक जीवन में भी वो बाधा कहीं ना कहीं जरूर जाएगी। चाहे 7th हाउस में बृहस्पति की दृष्टि ही क्यों ना पड़ रही हो, 7th हाउस में सौम्य ग्रह ही क्यों ना बैठे हों, लेकिन अगर इंसान का नेचर अच्छा नहीं है तो वो रिश्तों को नहीं निभा पाएगा। इसलिए इस बातों को ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए हम नवाश कुंडली पर भी एक बार नज़र मार लेते हैं। आप देख रहे हैं कि नवाश कुंडली में भी 7th हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है। 7th हाउस का स्वामी अपने से छठे में बैठा हुआ है। चौथे घर में सूर्य बैठा हुआ है। फिर से यहाँ पर सूर्य का भावोत्तम, यानी ग्रह भावोत्तम की स्थिति में बैठे हैं। लगन में भी सूर्य चौथे में था, यहाँ पे भी सूर्य चौथे में है। 7th में चंद्रमा था, यहाँ भी 7th में चंद्रमा। भावोत्तम होने की स्थिति में भी वो ग्रह डबल एनर्जी से अपना कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये चीज़ें खराब हुई। शनि की तीसरी दृष्टि भी 7th हाउस पे पड़ रही है, तो नवाशा कुंडली भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाई दे रही। यहाँ पर भी ग्रहों की स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं हैं। तो इस प्रकार से लगन कुंडली ने अपना कार्य करना था वो कर दिया। तो ऐसे हम जन्म कुंडली को थोड़ा थोड़ा रीड करना सीख सकते हैं। तो आप इस वीडियो को प्यार दें, वीडियो को लाइक करें, और अगर ज्योतिष संबंधी बहुत सारे चैप्टर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे पुराने वीडियो भी बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। तो इस वीडियो में भी आप सीखें और नई कुंडली के साथ हम हाजिर होंगे। अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं, लोगों को एस्ट्रोलॉजी की जानकारी देते हैं, तो आने वाले समय में किसी के घर भी बच सकते हैं और उसका पुण्य फल भी आपको प्राप्त हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।